हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं आज हम इसके संबंध में ब्रीफली संक्षिप्त रूप से परिचित होंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किन चीज़ों की जानकारी लेनी है। तो आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक परिचय है। इसके बाद फुल वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी हम कुछ मूलभूत अवधारणाएं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ख़ास तौर से वैज्ञानिक विषयों की बात करें, भौतिक, रसायन, गणित, तो इन सब्जेक्ट में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिसे हमें समझना पड़ता है। बिना इन अवधारणाओं को जाने हम रसायन का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर का पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है? ये चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका उद्देश्य जो है इस चैप्टर को पढ़ने का, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला उद्देश्य है वह है हमारा कि रसायन विज्ञान में भारत के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तो पहला हमारा उद्देश्य यह है कि भाई हम जानते हैं कि चीन और मिस्र ये अग्रणी अरब से ही यूरोप में ये आया हुआ था रसायन। लेकिन मिस्र और चीन दो ऐसे देश हैं जो रसायन विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, अगली पंक्ति में। यानी रसायन का विकास सबसे ज़्यादा यहीं पर हुआ था शुरू में। लेकिन भारत का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का क्या योगदान है। अभी इस क्लास में हम योगदान की बात नहीं करेंगे। ये बहुत व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भारत का क्या योगदान है रसायन के क्षेत्र में, उसको जानेंगे, और उसके बाद फिर रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसको जानेंगे। फिर यहाँ पर हम दूसरा क्या इसमें दिया गया है, दूसरा है कि हम यहाँ पर द्रव्य की 3 अवस्थाओं, तो आप जानते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, के अभिलक्षणों की व्याख्या करेंगे कि ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ के क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि ये ठोस ही है, ये द्रव ही है, ये गैसीय है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर पदार्थों को तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों में वर्गीकृत करेंगे। हम छोटी कक्षाओं से ही करते चले आ रहे हैं कि पदार्थों को, जो पदार्थ हैं उनको तत्वों में हम देखेंगे कौन कौन से पदार्थ तत्व हैं, कौन कौन से पदार्थ यौगिक हैं और कौन कौन से पदार्थ मिश्रण हैं। अगला देखेंगे वैज्ञानिक संकेतन। तो ध्यान देंगे कि जो वैज्ञानिक संकेतन है बच्चों, उसका उपयोग गणित में भी होता है, उसका उपयोग फिजिक्स में भी होता है, उसका उपयोग केमिस्ट्री में भी होता है। होता क्या है कि जैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की गणनाएं करते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी जो कई अंकों में होती है, या बहुत बड़े बड़े अंक होते हैं जिसे हमें लिखने में असुविधा होती है अपने नोटबुक में या कहीं प्रिंट करने में। अब जैसे 4,72,587 या 2,37,03,52। तो ये सब क्या है, बड़े अंक हैं जिसे लिखने में हमें दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हम सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक को भी जानेंगे। फिर
इसमें हम देखते हैं कि परिशुद्धता और यथार्थता में भिन्नता स्पष्ट कर सकेंगे। परिशुद्धता क्या है, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं, और क्या यथार्थ है, क्या एब्सोल्यूट है, क्या वास्तविक है, कौन कौन से आंकड़े वास्तविक हैं, कौन कौन सी संख्याएं यथार्थ हैं, क्या परिशुद्धता है। क्योंकि हम चाहे कोई भी विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे रसायन हो चाहे भौतिक हो, उसमें हम विभिन्न चीज़ों का मापन करते हैं। तो सही सही मापन को स्पष्ट करने के लिए, सही सही मापन को व्यक्त करने के लिए परिशुद्धता और यथार्थता की ज़रूरत होती है। इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद है, हमने कहा कि हम चाहे भौतिक हो चाहे रसायन हो, उसमें हम, या अपना दैनिक जीवन ही क्यों न हो, उसमें हम मापन करते हैं। विभिन्न पदार्थों को, विभिन्न वस्तुओं को मेजर करते हैं, मापते हैं। तो मापेंगे तो वो किसी न किसी मात्रक में व्यक्त करेंगे। जैसे भाई हम अपने विद्यालय से घर की दूरी को मापते हैं तो हम किलोमीटर में बताते हैं, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितनी दूरी होती है। या कपड़ा नापने जाते हैं तो कहेंगे 5 किलोमीटर का कपड़ा है, नहीं, उसके लिए हम मीटर यूज़ करते हैं। तो वही है, यदि हम किसी राशि को मापेंगे तो उसके लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। और इंटरनेशनल सिस्टम में, SI इंटरनेशनल सिस्टम में, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हम विभिन्न प्रकार के मात्रकों को परिभाषित करेंगे और एक प्रकार की भौतिक राशि को दूसरे प्रकार की भौतिक राशि में रूपांतरित करेंगे। यानी एक प्रकार के मात्रक को, भौतिक राशि को नहीं बल्कि भौतिक राशि के मात्रक को दूसरे प्रणाली में हम रूपांतरित करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि किलोग्राम भी द्रव्यमान का ही मात्रक है और पाउंड भी, आउंस भी द्रव्यमान का ही मात्रक है। आउंस भी द्रव्यमान का ही मात्रक है। अब जैसे हम देखते हैं कि ताप का मात्रक है डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन भी ताप का मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी ताप का मात्रक है, र्यूमर भी ताप का मात्रक है। तो हम एक प्रकार के मात्रक को दूसरे प्रकार के मात्रक में बदलना सीखेंगे। फिर हम आगे इस चैप्टर में क्या जानेंगे, रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। ये क्या है? तो हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान का मतलब ही होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक पदार्थ। तो जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वो कुछ नियमों का पालन करती हैं, कुछ नियमों के अनुसार ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन्हीं नियमों की हम व्याख्या करेंगे इस चैप्टर में। पिछली कक्षाओं में आप कर चुके हैं, यहाँ पर भी देखेंगे। फिर क्या देखेंगे आगे, परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट, औसत परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान की सार्थकता बता पाएंगे, जिसे हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार, अणु भार और सूत्र भार क्या होता है, इसको भी जानेंगे। और बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है मोलर कॉन्सेप्ट। हम तो कहते हैं जिसे मोल और मोलर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वह केमिस्ट्री की गणनाएं किसी हालत में नहीं कर सकता है। इसलिए केमिस्ट्री की स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं करने के लिए मोल और मोल कॉन्सेप्ट को समझना, मोलर द्रव्यमान, मोल और मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक और नई चीज़ देखेंगे। किसी यौगिक के संगठक तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कर सकेंगे। यहाँ पर आप समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे जल है, तो इस जल के किसी नमूने में या इसी जल के अणुसूत्र में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, इसका हम परिकलन कर पाएंगे। बता सकते हैं कि
कोई यौगिक है, जैसे मान लीजिए कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हम इसमें बता पाएंगे कि कितने प्रतिशत हाइड्रोजन और कितने प्रतिशत क्लोरीन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और क्या देखेंगे इसमें, सेकंड लास्ट जो दिया हुआ है, सेकंड लास्ट दिया हुआ है कि दिए गए प्रायोगिक आंकड़ों से किसी यौगिक के लिए मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निर्धारित कर पाएंगे। आप पिछली कक्षाओं में ही कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। हम एक आपके सामने प्रायोगिक आंकड़ा रखेंगे और उस प्रायोगिक आंकड़े की सहायता से किसी पदार्थ का अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र बना सकते हैं, इसको भी देखेंगे। और लास्ट में स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं कर पाएंगे। स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं क्या हैं, तो हम जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो कुछ नियमों का पालन करती हैं, उसी नियमों को प्रूफ करने के लिए, उन्हीं नियमों को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं की जाती हैं। या आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थों का प्रोडक्शन किया जाता है, रासायनिक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, तो कितनी मात्रा में अभिकारक लें तो कितनी मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा, इन सभी की गणना, इन सभी की जानकारी हमको स्टाइकियोमेट्रिक गणनाओं से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आज केवल इंट्रोडक्शन था कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, कौन, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे, कि क्या क्या किन किन चीज़ों की जानकारी हमें हो पाएगी। तो फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, यदि इन कॉन्सेप्ट को बिना समझे यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें बहुत परेशानी होगी और हम रसायन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। वैसे भी ये कॉन्सेप्ट हम कुछ हाई स्कूल, मतलब कुछ 9th क्लास में, कुछ 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम डिटेल्ड देखेंगे, क्योंकि हम बिना इन कॉन्सेप्ट को समझे पूरी तरह रसायन को नहीं समझ पाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।